स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का यह पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जिस कंट्री के ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं, आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि हम सऊदी अरेबिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जाना है फ्रॉम इंडिया। इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, तो इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे काफ़ी कम वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो आपको बता दूँ कि आज का यह वीडियो अगर आप अब्रॉड एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया आपका स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करना है, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, और सऊदी अरेबिया में सैलरी कितनी होती है, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ के जो बेनिफिट्स है वो इतने अच्छे हैं कि काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी आपको ऐसे बेनिफिट्स नहीं देती है, क्योंकि इस कंट्री में अगर आप काम करते हैं तो कई सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिया वापस जाने के लिए, इंडिया ट्रैवल करने के लिए, इंडिया घूमने जाने के लिए भी टिकट और वीज़ा का खर्चा आपके लिए उठाते हैं। तो आज का यह वीडियो शायद से आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स है या नर्सिंग स्टूडेंट है और आने वाले दिनों में अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स, चाहे आपने जीएनएम किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड, यूके के नर्सिंग से रिलेटेड, और मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल पर कि आपको दुनिया के हर कंट्री के बारे में इस चैनल पर वीडियो बना के बताऊँ कि आपकी अगर वहाँ जाने की ख्वाहिश है एज अ रजिस्टर्ड नर्स वो पूरी हो सके। और इस चैनल पर हम हर संडे को ग्लोबल नर्सिंग न्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ताकि जो भी चेंजेस नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, आते हैं वो आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। इंडिया में क्वालिफिकेशन, जीएनएम, बीएससी, कितना एक्सपीरियंस, और सऊदी में आप किस हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। हेलो, मेरा नाम गरिमा खन्ना है। मैं एक रजिस्टर्ड इंडियन नर्स थी और मैंने बीएससी नर्सिंग करी है। इंडिया में 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास। इनिशियली मैंने एज अ होम केयर नर्स काम किया था, देन आई स्विच्ड एज अ क्लिनिकल नर्स। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय प्रोसेस फॉर सऊदी अरेबिया और अभी मैं यहाँ पर एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हूँ। ये एक रिहैब फैसिलिटी है, बट मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ और अभी मेरे को यहाँ पर 8 मंथ चल रहा है वाह, काम करते गुड। हुए। गुड, तो आप हॉस्पिटल फैसिलिटी में काम करते, राइट? यस, ये हॉस्पिटल प्लस रिहैब सेंटर है। एक्यूट कम है, बट ये बहुत बड़ा एक रिहैब है जहाँ पर बहुत अलग अलग कंट्रीज से जो भी पेशेंट्स जिनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो मैं ओके, यहाँ पर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। ओके, गुड। तो काफ़ी सारे लोग अलग अलग कंट्रीज जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम्म। यूके और जर्मनी, काफ़ी अलग अलग कंट्री है, दुबई भी जाते हैं। तो आपने सऊदी अरेबिया ही चूज़ क्यों किया, और आपके हिसाब से सऊदी रूट के किन इंडियन नर्सेस के लिए बेस्ट है? सऊदी अरेबिया मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये यहाँ का जो प्रोसेस है कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से बहुत ही कम टाइम लगता है और जो पूरा कॉस्ट आता है यहाँ तक आने में वो भी बहुत कम होता है। जैसे कि अगर मैं कोई और कंट्री चूज करती तो मेरा पर्सनली मुझे ये इंडिपेंडेंस नहीं थी कि मैं इतना ज्यादा कॉस्ट बियर कर सकूं, क्योंकि जो भी मेरा यहाँ तक आने में खर्चा हुआ है वो मैंने खुद ही सारा उठाया है। तो एक बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं कंपेयर टू और कंट्रीज, एंड देन जो टाइम भी लगता है यहाँ तक पहुंचने में वो भी बहुत कम लगता है। तो इसलिए मेरा जो ऑप्शन था वो सऊदी अरेबिया मैंने चूज किया। ओके, सो जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तो आप जॉब कर रहे थे इंडिया में, या जॉब छोड़ के आपने प्रोसेस कंटिन्यू किया? मैं कंटिन्यूअसली वर्किंग थी, एज अ क्लिनिकल नर्स में काम कर रही थी और साथ ही मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो क्योंकि काफ़ी सारे जो इंडियन नर्सेस है वो लोग मैसेज करते हैं कि सर हमको अब्रॉड जाना है, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, प्रोसेस के लिए हमको क्या जॉब छोड़ के प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा? तो आपने जैसा जॉब के साथ-साथ प्रोसेस स्टार्ट रखा पढ़ाई की, वैसा लोग भी कर सकते हैं, व्हिच इज़ पॉसिबल। और मैं भी यानी यूके में जब आ रहा था तो मैंने भी जॉब छोड़ा नहीं था प्रोसेस के लिए। तो ऐसे काफ़ी हम्म। सारे लोगों के सवाल रहते हम्म। हैं, तो शायद दे विल गेट द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हुँ। है, इंडिया से स्टार्ट करने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स और जीएनएम या बीएससी का डिफरेंस कौन लोग अवॉइड करें? ओके। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको कंट्री में मूव करना है तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि पासपोर्ट भी हमारे लिए उतना ही नेसेसरी है जितना कोई डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें आपका टाइम होना मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी। एंड देन आपके पास डिप्लोमा जैसे कि जीएनएम एक डिप्लोमा है तो जीएनएम या फिर बीएससी कोई भी कोर्स आपका वर्क करेगा। बट जीएनएम के लिए मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड बीएससी 1 ईयर भी चल जाता है एक्सपीरियंस बट चांसेस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। तो मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बोथ फॉर जीएनएम एंड बीएससी विल वर्क। बट बॉयज़ के चांसेस कम है इफ दे आर जीएनएम अ, ग्रेजुएट तो बीएससी फॉर मेल्स एंड देन जीएनएम फॉर बोथ फीमेल्स एंड देन मेल्स विल वर्क। ऐसा क्यों है, और मतलब उस बॉयज़ के क्यों चांसेस कम है फिर जीएनएम किए तो? क्योंकि मेल की हायरिंग कम होती है सऊदी अरेबिया में, जो कि मैंने यहाँ के नोट किया है। फीमेल्स को ज़्यादा हायर करते हैं, तो इसलिए अगर वो बीएससी ग्रेजुएट हैं, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं सऊदी अरेबिया में जॉब सिक्योर करने के लिए। ओके, तो लेकिन जीएनएम अगर है कोई फीमेल नर्स और हुँ, उनको सऊदी हुँ। अरेबिया आना है, तो उनको रजिस्टर्ड नर्स का टाइटल मिलेगा या कोई और टाइटल मिलेगा? जीएनएम अगर कोई जीएनएम पास्ड आउट अगर नर्स सऊदी अरेबिया मूव कर रही है, तो उसका सबसे पहले एक्सपीरियंस देखेंगे कि कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना आपके स्कोर को बढ़ा देता है आपके अगर आप कोई भी इंटरव्यू सिक्योर करना चाह रहे हैं यहाँ पे। एंड देन आपने क्या क्वेश्चन किया था सर? उनका जो टाइटल रहेगा वो रजिस्टर्ड नर्स रहेगा या कोई और टाइटल हाँ। रहेगा जीएनएम का? तो उनको रजिस्टर्ड नर्स का ही टाइटल दिया जाता है और ज़्यादातर जो मेरे यहाँ के कलीग्स हैं, वो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक करा हुआ है उन्होंने, तो वो हुँ, हुँ। ऑलरेडी ग्रेजुएट उनके पास डिग्री का ही इक्विवेलेंट होता है, तो उम, वो आपको एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स का ही यहाँ पे टाइटल दिया जाता है। ओके, और कोई सैलरी डिफरेंस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का? नहीं, सैलरी डिफरेंस कोई नहीं है, जो सैलरी एक जीएनएम ग्रेजुएट को मिलेगा, वही एक बीएससी ग्रेजुएट को करेगा। कोई भी फ्रेशर अगर यहाँ पर आ रहा है, तो सबका सैलरी बिल्कुल सेम है। ओके, गुड। तो आपने जैसा बताया कि कोई भी अब्रॉड कंट्री आपको जाना है तो पासपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, अगर मैं हुँ। आपसे पूछूँ कि इंडिया से सऊदी नर्स बनने तक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, तो क्या आप यानी शॉर्ट में प्रोसेस बता हुँ। सकते हैं? यस। तो सबसे पहले आपको अगर आप एक एजेंसी देखिए जो एक वेरिफाइड एजेंसी है। ये नहीं कि कोई भी आजकल फ्रॉड्स और स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा एजेंसी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक आपका पूरे प्रोसेस में आपका वो प्रोसेस आपके लिए करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मेरा प्रोसेस एक एजेंसी के थ्रू हुआ है, तो मैं आपको बेटर उसके बारे में बता पाऊँगी। सबसे पहले जब आपने एक एजेंसी चूज़ कर लिया देन मेबी योर एजेंसी विल गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू विद द एम्प्लॉयर। तो वो आपका एक जॉब इंटरव्यू करवाते हैं। अगर आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो आपके पास एक ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आ जाने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है क्योंकि अब आपने एक जॉब सिक्योर कर ली है, तो वो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यही प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट क्योंकि हम लोग वहाँ पर काम करते हुए ही अपना प्रोसेस करते हैं, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ होते हैं जो एक एजेंसी लेती है। वो आपके लिए आपका सारा प्रोसेस कर देती है, तो आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर उसके बाद आपका पहला स्टेप आता है डाटा फ्लो का। जब आपके पास ऑफर लेटर आ गया, फिर आपका डाटा फ्लो का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि मिनिमम 30 डेज़ लेता है हो जाने में। डाटा फ्लो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपके लिए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। कोई-कोई हॉस्पिटल विदाउट प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम भी अलाउ कर लेते हैं, बट क्योंकि आपके पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं, तो बेटर यही है कि आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम इंडिया से ही देकर आएँ, ताकि आपको यहाँ पर आके कोई भी हेडेक नहीं है जॉब के साथ-साथ एग्ज़ाम देने की। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए पहले आपको एक एलिजिबिलिटी नंबर जनरेट होगा।
तो वो एलिजिबिलिटी नंबर आपका एजेंसी ही आपके लिए SCFHS का जो साइट है, उसमें आपको मुमारिस में वो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड देन आपके लिए वो नंबर जब के लिए अप्लाई करते हैं नंबर के लिए, जब वो नंबर आपका जनरेट हो जाता है, उसको एलिजिबिलिटी नंबर कहा जाता है। उसके लिए भी एक सर्टेन फीस होती है, वो आपको पे करनी होगी। वो एलिजिबिलिटी नंबर आ जाने के बाद आपका प्रोमेट्रिक एग्जाम बुक करेंगे। प्रोमेट्रिक एग्जाम बुक करने के बाद जब भी आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोमेट्रिक के लिए अपीयर करें, वो टाइम ड्यूरेशन आप अपनी चूज कर सकते हैं कि मैं 1 मंथ का या 2 मंथ का इतना टाइम लेना चाहता हूँ, देन यू कैन गो फॉर योर एग्जाम। एंड देन आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम, फिर आपका जो हॉस्पिटल है उसको बता दिया जाता है कि दिस कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास द प्रोमेट्रिक। तो फिर आपको वो एक मोफा नंबर प्रोवाइड करते हैं। मोफा नंबर बेसिकली आपको हेल्प करेगा आपके बायोमेट्रिक में। जो फर्दर प्रोसेस है बायोमेट्रिक का, उसके लिए मोफा नंबर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डाटा फ्लो, देन योर एलिजिबिलिटी नंबर, देन प्रोमेट्रिक, देन योर एजेंसी विल गेट यू द मोफा नंबर फ्रॉम द रिक्रूटर। मोफा नंबर आ जाने के बाद अलोंग साइड आपका मेडिकल होगा, मेडिकल क्लियरेंस। और मेडिकल के साथ मोफा नंबर जब आ गया आपका, तो आपको आपकी बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस होता है वो हो जाएगा। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आपका वीजा स्टैंपिंग एंड देन इमिग्रेशन, गुड टू गो फॉर द कंट्री। गुड। आपने बोला है कि सबसे पहले आपको एजेंसी चूज़ करना है, तो एजेंसी चूज़ करने के पहले कोई रिक्वायरमेंट है कि कोई लैंग्वेज टेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल आईएलटीएस या ओईटी या कुछ भी करने की ज़रूरत है एजेंसी फाइंड आउट करने के पहले, या बस आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है तो आप एजेंसी को यानी अप्रोच कर सकते हैं? क्या है उसका क्राइटेरिया एजेंसी को अप्रोच करने का? फॉर सऊदी अरेबिया और एनी गल्फ कंट्रीज, आईएलटीएस या ओईटी कोई भी लैंग्वेज टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। लाइक यूके एंड यूएस, आपको आईएलटीएस ओईटी स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी है। बट यहाँ पर एज अ जब आप माइग्रेट कर लेते हैं, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको कम्युनिकेट, बेसिक रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में आपको वो ही इंग्लिश ही काम आएगी। बट आपके लिए आईएलटीएस या ओईटी देना इज नॉट मैंडेटरी। बट यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर अगर आपको अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेट करना है या पेशेंट केयर में भी, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप फ्लुएंटली बात कर लें। ओके, तो इंग्लिश आना ज़रूरी है, और बाकी जी। आपका अगर आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एजेंसी अगर आप बता सकते हैं कि कितना ऑलमोस्ट अमाउंट चार्ज करते हैं? सर, ये एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है, बट नॉट मोर देन 3 lakhs, इट विल नॉट गो मोर देन 3 lakhs। और उसके अंडर ही आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। एजेंसी भी आपसे प्राइस उसी के ऊपर चार्ज करेगी कि आपको वो कौन सा हॉस्पिटल वहां पे चूज करके दे रही है। क्योंकि हॉस्पिटल्स भी अलग अलग हैं, कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कोई मीडियम उसमें हॉस्पिटल है, बेडेड हॉस्पिटल है। तो कौन सा अगर बहुत अच्छा हाई फाई हॉस्पिटल अगर आपको एजेंसी चूज करके दे रही है, तो वो एजेंसी पे डिपेंड करता है कि वो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा आपसे चार्ज कर ले। बट इट विल नॉट एक्सीड 3 lakhs। ओके, जो आपने 3 लाख बताया उसमें एग्ज़ाम फ़ी और ये डेटा फ्लो का भी खर्चा आ जाता है, या वो उसका अलग से रहेगा? जो एग्जाम फीस, डेटा फ्लो और जो एलिजिबिलिटी नंबर के लिए आपको पे करना है, या फिर जो मेडिकल फीस आपको देनी है, ये सब हमारी अपनी ही रहती है। तो और ये भी कॉस्ट 1.2 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है। तो ये टोटल आपका जो ओवरऑल इंडिया से सऊदी तक का अगर हम टोटल करेंगे, तो ये 3 to 4 lakhs के अंडर अंडर आपका प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि जो एजेंसी का भी जो मैंने चार्ज बताया, कॉस्ट बताया 3 lakhs, ये भी बिल्कुल मैक्सिमम है। इससे कम ही हुँ। एजेंसी कॉस्ट मांगेगी। ओके, तो अगर हमको सऊदी अरेबिया एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स जाना है, तो एजेंसी के अलावा क्या हम डायरेक्ट हॉस्पिटल के वेबसाइट के थ्रू या एमओएच रिक्रूटमेंट के थ्रू थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या और कौन-सा सेफेस्ट वे है? आपने रिकमेंड किया शायद एजेंसी, या आप रिकमेंड करोगे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए? आप यानी क्या रिकमेंड करोगे? अगर आप डायरेक्ट हॉस्पिटल की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं कि हॉस्पिटल डायरेक्टली आपको हायर करे, क्योंकि हॉस्पिटल एजेंसी एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो
एक एम्प्लॉयी को एक एम्प्लॉयर से कनेक्ट करवाता है, तो उसके लिए वो जो भी सर्टेन फीस चार्ज करेंगे, बट ये श्योर हो जाता है कि आपको जॉब आपने सिक्योर करनी ही करनी है। बट अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, वेदर इट बी आप किसी गवर्नमेंट ड्राइव के थ्रू करें या फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल के थ्रू करें, तो आपके चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो इसलिए मेरा जो सजेशन रहेगा कोई भी कैंडिडेट को जो मूव करना चाहता है सऊदी अरेबिया, वो एक अच्छी वेरिफाइड एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं एंड देन दे कैन गो ऑन विद देयर प्रोसेस। ओके, तो एजेंसी ही सबसे रिकमेंडेड चीज़ है, जो एजेंसी के थ्रू ही आपने जाना चाहिए। और जैसा कि यानी अगर मैं देखूँ ये प्रोसेस जिस तरीके से आपने समझा है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो आई थिंक इंटरव्यू वाला ही पार्ट है। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो ही आप सऊदी अरेबिया जा पाओगे। तो इंटरव्यू किस तरीके से होता है और क्या उसमें क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सपीरियंस का प्रूफ पूछा जाता है? ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? यानी कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करना है, क्या आप बता सकते हैं? जी। स तो जब आपका प्रोसेस सबसे पहला स्टेप आपका जॉब इंटरव्यू क्लियर करना ही है, तो आपका एक शेड्यूल हो जाएगा इंटरव्यू, आपको डेट पहले ही बता दी जाएगी कि इस दिन इस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा, देन यू कैन हुँ, प्रिपेयर फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो जब आप इंटरव्यू देंगे, तो इंटरव्यू में जिस भी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पीडियाट्रिक नर्स, इफ यू आर इमरजेंसी नर्स, तो आपको उसी फील्ड से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फील्ड ओनली। एंड देन बेसिक अगर आपका जेसीआई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, तो आपको बेसिक जो वहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं, क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोज़ हैं, बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होगा, बट अगर आपको अपने फील्ड की नॉलेज अच्छी है, तो यू कैन ईज़िली क्रैक द इंटरव्यू। तो आई वुड सजेस्ट द कैंडिडेट्स हू आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू कि अगर आप जिस भी आपकी फील्ड में स्पेशलिटी है, आप उसके बेसिक चीज़ों को अपने को एक बार गो थ्रू कर लें एंड देन जस्ट द नॉर्मल फॉर ओवरऑल नर्सिंग। ओके। तो समझिए कि अभी यानी इंटरव्यू हो गया और कैंडिडेट को जॉब ऑफ़र मिल गया, तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो जॉब ऑफ़र में देखनी चाहिए? यानी सैलरी का जो भी ब्रेकअप है, ओवरटाइम, अकोमोडेशन, प्रोबेशन, एग्ज़िट रूल्स, ये सारी यानी इसमें से कौन-सी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें साइन करने के पहले देखनी चाहिए? जब आपके पास आपका ऑफर लेटर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कैंडिडेट के लिए, दैट मीन्स कि आपने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, तो ऑफर लेटर में आपको सबसे पहले आपकी सैलरी कितनी है, वो देखनी है कि आपको क्या सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है। वो टोटल सैलरी है या बेसिक सैलरी है, उसको अच्छे से आप चेक कर लीजिए एंड देन ऑल द अदर थिंग्स लाइक अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपका उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है और आपका ट्रैवल जब आप एनुअल लीव पे अपने कंट्री ट्रैवल करेंगे तो उसका एयर फेयर आपको प्रोवाइडेड है कि नहीं है, आपकी एनुअल पॉलिसी क्या है एंड देन व्हेन एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा तो उसका क्या पॉलिसी है हॉस्पिटल का। इफ यू वांट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन ऑफ योर टोटल पीरियड तब उसका क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। ओके, तो आपने बोला कि जैसा अगर साल के बीच में जब एनुअल लीव लेके आप इंडिया जाना चाहते हैं, तो क्या आपको यानी फ्री ट्रैवल भी मिलता है? मतलब प्लेन यस, टिकट वगैरह? ओह! ओके। यस। तो हमको राउंड टिकट मिलता है यहाँ से अगर हम 1 साल के बाद अपनी एनुअल लीव ले रहे हैं, तो हमको जो ट्रैवल टिकट होगा, जो वीज़ा होगा, वो हमारे हॉस्पिटल के थ्रू ही प्रोवाइडेड होगा, जिसमें हमारा जाने का और आने का पूरा एयर टिकट इनकी तरफ से रहेगा एंड देन जो वीज़ा और जो अ, अ वीज़ा ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी इसका कॉस्ट भी वो ही बेयर करेंगे। वाह! बढ़िया है, यानी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी तो मेरे ख्याल से हुँ, कोई यूरोपियन कंट्री भी ऐसा नहीं करती होगी, तो यस। काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए, लेकिन आपको अगर उसका आंसर देना है तो ही दे सकते हैं। वो है रियलिस्टिकली सैलरी कितनी होती है
न्यू वर्सेस एक्सपीरियंस्ड नर्सेस की बेनिफिट्स क्या-क्या मिलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस आपने जैसा बोला है, टैक्स सिचुएशन क्या है और मंथली सेविंग रियलिस्टिकली कितनी हो सकती है एज़ अ नर्स? बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी नर्स जो सऊदी अरेबिया मूव करना चाह रही है, एक तो हमारे परसेप्शंस जो हैं इस कंट्री को लेकर वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं हैं और बहुत ही कम नर्सेज़ हैं जो सऊदी अरेबिया को चूज़ करेंगी क्योंकि मैं एक पहली ऐसी नर्स हूँ अपने स्टेट से जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में ओवरऑल आई हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिला है कि यू आर द फर्स्ट नर्स वी हैव हुँ, सीन हुँ। दैट हैव कम फ्रॉम दिस स्टेट लाइक दैट। So I would definitely answer this question. जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे फ्रेशर्स की रेंज करेगी वो 4,000 टू 6,000 एसएआर आपके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल आपका कितना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर वेरी करती है बट मिनिमम आपको 4,000 एसएआर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड उसमें एक्सक्लूडेड होता है मतलब इंक्लूडेड होता है आपको अकोमोडेशन भी हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइडेड है, हेल्थ इंश्योरेंस देन ये जो एयर टिकट का मैंने बताया कि व्हेन यू विल अवेल अवेल योर वेकेशन एनुअल वेकेशन देन पेड एनुअल लीव है जब आप 1 साल के बाद अपने घर जाते हैं तो वो भी पेड रहता है और उसके अलावा ये मेन चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में ओके, और आपने टैक्स बोल फ्री जी, जी, बोलिए, बोलिए। अ, जो जो यहाँ पर इनकम है वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है हमारी हुँ, सैलरी के ऊपर। तो और जो सेविंग्स का आपने पूछा तो अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते हैं तो आप इंडियन रुपीज़ में 70 टू 80 के ईज़िली सेव कर सकते हैं पर मंथ। हुँ, वाह! 4000 एसएआर जो आपने बोला उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? अप्रॉक्सिमेटली 95 के। 95 के और आपने बोला है कि बेसिक सैलरी प्लस टोटल सैलरी उसमें यानी क्या फ़र्क है बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी में? अ, सर ये जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में होता है तो कई बार ये ग्लिच हो जाता है कि आप बेसिक सैलरी एक होती है बट उसी में आपकी जो ये सारी एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, कहीं वो इंक्लूडेड तो नहीं है। क्योंकि कई हुँ, बार हुँ। हो सकता है कि आपको अगर आपको बेसिक सैलरी 4,000 है एंड टोटल सैलरी आपको 6,000 दिखाई जा जा रही है। बट अगर आपको टोटल सैलरी शो करी गई है 6,000 एंड जो उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन वो उसी में आपको खुद ही पे करना है। तो वो कहीं न कहीं आप उसको अगर कॉस्ट करेंगे एस्टीमेट लगाएँगे तो आपको हो सकता है कि इतना ज़्यादा बेनिफिशियल वो ना लगे। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपको 4500 एसएआर आपकी सैलरी है एंड देन एवरीथिंग एल्स इज़ प्रोवाइडेड टू यू तो आप देखेंगे कि वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सामने आए तो आप उस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए कि क्या उसकी कॉस्ट कटिंग की गई है, वो इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? ओके, सो मोस्टली हॉस्पिटल्स आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? येस। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी में नर्सिंग वर्क कल्चर कैसा है? ड्यूटी आवर्स क्या है? पेशेंट रेशियो कैसा है? रिस्पेक्ट, हायरार्की और डेली लाइफ कल्चरल एडजस्टमेंट में क्या रियल चैलेंजेस होते हैं स्पेशली फीमेल नर्सेस के लिए? Work culture is really nice. Then duty hours are 48 hours per week आपको वर्क करना होता है। दैट मीन्स अगर आपका 12 आवर्स का शिफ्ट है तो 4 डेज़ आपको वर्क करना है, देन अदर डेज़ आर ऑफ। दैट इंक्लूड्स इफ यू वांट टू वर्क ओवरटाइम दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट्स नीड्स कि अगर आपको डिपार्टमेंट में नीड है दे कैन कॉल यू फॉर ओवरटाइम एंड देन अ what was the next question, sir? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? ड्यूटी आवर्स आपने बता दिए, पेशेंट रेशियो कैसा है? पेशेंट रेशियो अगर आप एक एक्यूट फैसिलिटी में काम कर रहे हैं तो 1:7 का रेशियो आपको मिलता है और इंटेंसिव केयर में अगर आप कर रहे हैं तो 1:2 मैक्सिमम और 1:1 दैट डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड फॉर फीमेल्स सऊदी अरेबिया इज रियली नाइस
यहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम है, जैसे कि हमारे को इंडिया में रहकर ये चीज़ का नहीं पता है कि हम सोचते हैं कि कंज़र्वेटिव है या फिर हुँ, कैसे आपको बाहर जाना अलाउड है कि नहीं है फीमेल्स को, अगर वो बाहर जा रही हैं तो कवर्ड रहना है कि कैसे आपको रहना है, डेली लिविंग कैसी है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ यू आर रियली इंडिपेंडेंट। बट इट्स जस्ट दैट कि आपको पता है कि आप एक इस्लामिक कंट्री में हैं, तो आपको उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना है। तो बट दे आर रियली वेलकमिंग, दे आर वेरी प्लीज़िंग। जो आप स्पेशली आप जब यहाँ के पीपल से आप उनको केयर भी कर रहे हैं या फिर अगर यहाँ के एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे कंपेयर टू आपकी अपनी कंट्री से भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुड, गुड। वैसे भी देखा जाए तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे फीमेल के लिए हुँ, काफ़ी सेफ़ है क्योंकि वहाँ के जो रूल्स है वो या सारी चीज़ों के कारण काफ़ी हुँ, अच्छा है। और रिस्पेक्ट और हुँ। हायरार्की के बारे में आपका क्या वहाँ का एक्सपीरियंस रहा? रिस्पेक्ट नर्सेज़ के लिए कैसा है? हायरार्की लेवल कैसा है? रिस्पेक्ट बहुत ही जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, रिस्पेक्ट आपको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता है कि आप दूसरी कंट्री से आकर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ फॉर फीमेल्स यहाँ पर टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं है, यू आर रियली इंडिपेंडेंट आपको किसी भी टाइम अगर बाहर जाना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, इट इज़ रियली सेफ। जैसे मैंने और कंट्रीज़ के लिए भी सुना है, दुबई के लिए या फिर किसी और कंट्री के लिए कि अगर कोई एक लेडी है, वो रात को 2 बजे भी अगर बाहर जाना चाहे, तो इसमें कोई भी डर की बात नहीं है, उस पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल सेफ है। एंड देन हायरार्की जब आप यहाँ पर एज़ अ स्टाफ नर्स वर्क करेंगे आकर रजिस्टर्ड नर्स, तो आपको जो टाइटल मिलता है, वो एसएन 3 का मिलता है, मतलब स्टाफ नर्स 3 का मिलता है। एंड देन आफ्टर 3 इयर्स वर्किंग 3 इयर्स एज़ अ स्टाफ नर्स 3, यू विल गो ऑन टू स्टाफ नर्स 2 एंड देन आफ्टर 3 इयर्स यू विल गो टू स्टाफ नर्स 1। तो स्टाफ नर्स 1 सबसे टॉप लेवल पे है एंड देन स्टाफ नर्स 2 एंड देन स्टाफ नर्स 3। बट विदिन दोज़ 3 इयर्स यू विल आल्सो वर्क एज़ अ टीम लीडर। जैसे अभी मैं एक रजिस्टर्ड नर्स की तरह यहाँ पर आई थी, बट सिंस आई हैव already completed my 6 months here, they have started to give me workshop for team leader and then I can go on like that। तो वो आपके कैसा आप यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आपके परफ़ॉर्मेंस के ऊपर भी है कि आप कितना जल्दी अपग्रेड कर सकते हैं। ओके। सो यानी प्रमोशन के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमैटिक प्रमोशन है, राइट? जो यस। स्टाफ नर्स 2, 3 जो आपने हुँ। बोला है, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, सो अ, हमारा क्वेश्चन है इंडियन नर्सेस कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? क्या-क्या स्कैम्स हो सकते हैं? रेड फ्लैग्स क्या-क्या हो सकते हैं? और आपका ऑनेस्ट एडवाइस क्या रहेगा कि किसने सऊदी चूज़ करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए? स्कैम्स और रेड फ्लैग्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉमन मिस्टेक है जो नर्सेस करती हैं कि जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग दे मे अप्लाई फॉर और सम एजेंसी में आस्क देम फॉर पेइंग देम। तो ये एक हुँ, कॉमन स्कैम है। तो सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एजेंसी चूज़ करिए या अगर आप खुद ट्राई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और सेकंड स्कैम या फिर सेकंड चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान देनी है, वो जब अगर आप एक एजेंसी के थ्रू अगर आप अपना प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो यू रियली हैव टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल वेरिफाइड है और सही है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितने कैंडिडेट्स का प्रोसेस पूरा किया है या नहीं किया है। क्योंकि आजकल कोई एजेंट के नाम पर भी फ्रॉड किया जा सकता है कि मैं एक एजेंट हूँ, मैं आपका काम करवा दूँगा, तो उस चीज़ से भी आप बिल्कुल बच के रहें। अगर वो एक वेरिफाइड एजेंसी है, अगर जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि स्पॉन्टेनियसली जो मेरी एजेंसी है उन्होंने मेरे को रीच आउट किया था तो बट पहले मैंने उनके ऑफ़िस में जाकर मेक श्योर किया कि वो एक्चुअल में सही है भी कि नहीं है, तो उस चीज़ों के आप बिल्कुल मेक श्योर करिए। और अगर आपसे बहुत ज़्यादा अमाउंट स्टार्टिंग में ही माँगा जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर माय प्रोसेस पूरा अमाउंट मैंने आफ्टर प्रोसेस आफ्टर माय वीज़ा गॉट स्टैम्प्ड उसके बाद मैंने पे किया है। बस बहुत एक छोटा इनिशियल अमाउंट था जो उन्होंने डाटा फ्लो स्टार्ट करने से पहले लिया था। अदरवाइज़ पूरा प्रोसेस जितना भी टाइम लगेगा दे विल डू इट फॉर यू एंड देन आफ्टर योर प्रोसेस इज़ डन, योर वीज़ा इज़ देयर तब आप उनको पूरा पेमेंट कीजिए। तो इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहिए कि आप बिल्कुल किसी के सुनने में ऐसे नहीं जब तक आप खुद वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, बिल्कुल अपने अमाउंट आप दीजिए मत।
ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर कोई भी एजेंसी आपसे अगर एक्स्ट्रा पैसे हुँ, यानी स्टार्टिंग में ही बहुत पैसा माँगती है, हुँ, तो हुँ, दैट इज़ हुँ, रेड फ्लैग, राइट? या या ओके, सो अगर आपको सऊदी अरेबिया से यूएई, कतार या यूके मूव करना है, तो क्या वहाँ से ईज़ी रहेगा या एज़ कम्पेयर टू वहाँ से ईज़ी रहेगा या इंडिया से ईज़ी रहेगा? किसी का अगर प्रोसेस समहाउ फॉर एनी अदर कंट्री इज़ नॉट वर्किंग एंड ये कंट्री के लिए अगर आपका प्रोसेस इज़िली मूव कर रहा है, गो थ्रू हो रहा है पूरा इज़िली, तो आप चूज़ कर लीजिए इस कंट्री को एंड देन यू कैन बिकॉज़ इंडिया में हमारे पे एक प्रेशर रहता है कि सैलरी कम है, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ही प्रेशराइज़्ड रहते हैं। आप इतना अच्छे से नहीं थिंक कर पाते हैं कि यहाँ से मेरा प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ? कुछ बच्चे स्टडी ऑप्शन को भी चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर वो लोग लोन को ऑप्ट करेंगे और किसी भी कंट्री में वो लोग चले जाएँगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा अगर मैं सही गाइड करूँ तो, कि आप के लिए जो कंट्री अगर आपको इंडिया से अब्रॉड मूव करना है, अगर आपका गोल ये है, तो आपके लिए जो कंट्री वर्कआउट कर रही है, आप उसके लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपके लिए एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है कि मुझे इस कंट्री में ही जाना है, तो आप सऊदी अरेबिया को चूज़ कर सकते हैं एंड देन यहाँ से भी आपके लिए ईज़ी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो देना ही है और जब आप यहाँ पर एक बैलेंस लाइफ़ जी रहे हैं, अच्छी आपकी इनकम है, तो आप ईज़िली यहाँ से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं दूसरी कंट्री के लिए एंड देन आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिया से भी सेम प्रोसेस है। आपको एग्ज़ाम देकर ही इंटरव्यू सिक्योर करके ही जॉब सिक्योर करके ही दूसरी कंट्री में मूव करना है। बट अगर आप सऊदी अरेबिया आकर दूसरी कंट्री स्विच करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है क्योंकि आप अगर हुँ, सऊदी या कोई भी कंट्री जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी हुँ, सिक्योरिटी मिल जाती है जो हुँ, अपन शायद से प्राइवेट में हॉस्पिटल में काम करके इंडिया में आप हुँ, अगर यूरोपियन कंट्री मूव करना चाहते हैं तो आपको हुँ, पता है कि काफ़ी हुँ, सारे खर्चे आता है। तो या आप सऊदी में जाके वो खर्चे उठा सकते हैं। तो आपको आपके लिए लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का, आपका एडवाइस क्या रहेगा जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या जो लोग सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं? मेरा एडवाइस ये है कि बिल्कुल आप लोग सऊदी अरेबिया को चूज़ कर सकते हैं। इंडियन नर्सेज़ यहाँ पर हैं बट मैंने अगर यहाँ आने से पहले अपनी जो रिसर्च करी थी, मुझे बहुत ही कम वीडियोज़ मिली कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़। तो ये कंट्री बिल्कुल सेफ़ है, आपको सिक्योरिटी देती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, इंडिपेंडेंस है। तो कोई भी ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया में क्यों मूव करूँ? अगर आप एक इंडियन नर्स हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अगर आपको अब्रॉड मूव होना है, तो आप सऊदी अरेबिया को बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं एज़ योर स्टेपिंग स्टोन एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन चूज़ एनी अदर कंट्री फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच गरिमा, आपने जो टाइम आज के पॉडकास्ट के लिए निकाला क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारा कंटेंट देखने की कोशिश किया सऊदी अरेबिया के रिगार्डिंग ऑन इंटरनेट बट काफ़ी रेयर है और काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर है बट इंडिया से नहीं है क्योंकि इंडिया से और दूसरे कंट्री से शायद से प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये जो पॉडकास्ट था काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आने वाले दिनों में शायद ये लोग कमेंट करेंगे नीचे या शायद मैं कोशिश करूँगा कि आपके इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि जो भी डाउट्स इन लोगों को रहेंगे वो शायद आपको और परेशान कर सकते हैं या तो कमेंट भी करेंगे तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप उनको हेल्प करें। So, once again, thank you so much for coming to this channel and giving valuable information. And I hope our viewers enjoyed this podcast. And अगर आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर चाहिए तो नीचे कमेंट कर कर बताइए एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much for having me, sir. Thank you. थैंक यू।